हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का यूनिक हिस्ट्री सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी की वीडियो कंटिन्यू चल रही है, तो आज बेसिकली जो हमारे इंडियन इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर उसका जो पार्ट 4 है, और इससे पहले के जो 3 पार्ट आ चुके, तो आप पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप 3 पार्ट, और जैसे ही मैंने आपको लास्ट तीसरे पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो भारत में जितनी भी पंचवर्षीय योजना की 12 की 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल दी है। तो आप इसको देखने से पहले एक बार आप जाके पीछे की वीडियो को जरूर देखें। तो बेसिकली आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य, उद्देश्य, और दूसरा जो हमारा टॉपिक है भारत में नियोजन की उपलब्धियां एवं सफलताएं। मतलब कि भारत में जो भी प्लानिंग की गई थी, ठीक है, भारत में जो भी उद्देश्य बनाए गए थे, जो भी मतलब नियोजन किया गया था, नियोजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग करना। तो वो प्लानिंग करने के क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, किन उद्देश्य को ध्यान में रखकर वो योजनाएं बनाई गई थी, क्या चीजें हासिल करनी थी। तो बेसिकली जैसे कि हमें यहाँ दिखाया गया, तो नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य एवं उद्देश्य, ठीक है। तो पहला जो हमारा उद्देश्य था, जो हमने नियोजन आर्थिक नियोजन बनाने की प्लानिंग की थी, उसका पहला उद्देश्य था प्रति व्यक्ति आय तथा जीडीपी में समृद्धि, ठीक है। अब ये प्रति व्यक्ति आय तथा जीडीपी में समृद्धि क्या होती है, देखिए प्रति व्यक्ति आय का मतलब क्या होता है, एक पर इंडिविजुअल व्यक्ति की इनकम, मतलब एक व्यक्ति कितनी इनकम जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये, और अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा क्या है, जीडीपी में वृद्धि। तो ये दूसरे कहने के एक दूसरे से लिंक करते हैं। तो सबसे पहले कहना है जैसे कि जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक देश की कोई भी घरेलू सीमा क्षेत्र, मतलब उसकी जो पूरी की पूरी सीमा क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत एक साल के दौरान जितना भी प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब जितनी भी वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, उनका पूरा का पूरा जो टोटल होता है वो क्या कहलाता है, जीडीपी। तो उस समय अगर ब्रिटिश शासन के दौरान अगर देखा जाए, तो कहने की जो भारत में लोगों की जो प्रति व्यक्ति इनकम थी वो बहुत ही कम थी, और कम होने के कारण क्या था, उनकी जीडीपी, भारत की जो जीडीपी थी वो काफी कम थी। तो सिंपल सा आप इसको कह सकते हो कि मतलब जो प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिंपल सा कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, तो प्रोडक्शन करने से क्या होगा कि कहीं न कहीं उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम जनरेट होगी। तो इनकम जनरेट होने के वृद्धि की, ये जब हमने नियोजन बनाना शुरू किया था, तो उसके पश्चात क्या हुआ कि जो प्रति व्यक्ति आय है, क्या उसमें थोड़ी थोड़ी, मतलब उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि होने लगी, और हमारी जीडीपी का भी बढ़ने लगी। अगर आपको प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट करना है, तो सिंपल सा क्या होता है कि जीडीपी और जितनी टोटल जनसंख्या होती है उसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय होती है उसको हम निकाल सकते हैं। और हमारा जो दूसरा है पूर्ण रोजगार, मतलब कि जो हमारे नीति निर्माता थे, जिन्होंने पंचवर्षीय योजना जैसी चीजों का कहीं के आरंभ की थी, तो उनका जो दूसरा सबसे मेन जो मेजर जो उसका ऑब्जेक्टिव था, वो दूसरा था कि पूर्ण रोजगार। ये समझना पूर्ण रोजगार का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जो पूर्ण रोजगार होता है, कहीं एक ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब कि जहां पर देश के अंदर का सभी व्यक्तियों को काम धंधा मिलता है। मतलब आप सिंपल से कह सकते हो कि पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, जहां पर सभी व्यक्तियों को क्या होता है, जो काम करने के इच्छुक होता है और काम करने के योग्य होता है, ठीक है, उनको क्या होता है कि उनके जो प्रचलित मजदूरी दर होता है उन पे कार्य प्राप्त होता है। तो भारत में दूसरा जो उद्देश्य बनाया गया था नियोजन का, वो क्या था कि पूर्ण रोजगार की स्थिति को कायम करना है। इससे क्या होता है कि इससे जो हमारी इकोनॉमी होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ एक अच्छी होगी, मतलब एक सही रेट से होगी। तो दूसरा उद्देश्य हमारे क्या था, पूर्ण रोजगार। और जो हमारे नीति निर्माता द्वारा जो तीसरा उद्देश्य बनाया गया था, वो क्या था, आय का समान वितरण। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एक एक पॉइंटों को भी आपसे एक्सप्लेन करवाया सकते हैं। आय का समान वितरण, आय का समान वितरण का मतलब क्या था कि भारत में जब हम ब्रिटिश सरकार से कहीं कि आजाद हुए थे, उनके शासन से, औपनिवेशिक से, तो कहीं कि भारत में जो था कि भारत में समाज में दो तरह के लोग पाए गए थे। एक जो समाज था, एक जो कहीं कि धनी वर्ग था, और दूसरा निर्धन वर्ग। तो उनके बीच में जो इनकम का जो बंटवारा होता था, जो भी इनकम होती थी उनके बीच में, वो क्या थी, असमान थी। असमान की मतलब कि जो अच्छी, मतलब जो हाई क्लास के लोग होते थे उनकी इनकम काफी अच्छी होती थी, और जो मतलब लोअर क्लास के जो होते थे, जो कह सकते हो कि जो निर्धन वर्ग के होते थे, निर्धन या फिर गरीब जो तबका होता था, उनकी इनकम काफी कम थी। तो कहने की जो हमारे नियोजन के माध्यम से ये उद्देश्य रखा गया था कि जो अमीर वर्ग और जो उनके बीच में क्या है, बैलेंस लाया जाए, जिससे कि क्या हो कि हमारी इकोनॉमी में एक संतुलन का स्तर बना रहे। और जो हमारा फोर्थ आपका आधुनिकीकरण। ये समझना कि मॉडर्नाइजेशन कह सकते हो हम, आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है।
सिंपल सा आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है कि अगर ब्रिटिश शासन के दौरान देखा जाएगा तो जो हमारी जीडीपी ग्रोथ थी वो काफी कम थी, वहाँ जो आपकी इंडिविजुअल इनकम थी वो भी काफी कम थी। तो कहने की क्या था, इंडिविजुअल इनकम कम होने के बाद हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे जो हाई क्वालिटी के थे। तो जो बेसिकली रखा गया था आधुनिकीकरण को, जो आधुनिकीकरण था हमने इसको अपनाया था। तो आधुनिकीकरण का सिंपल सा मतलब क्या होता था कि जो हमारा प्रोडक्शन मतलब उत्पादन जो प्रक्रिया थी उसमें कहने की तकनीकों को हमने क्या इनबिल्ड कर दिया था। इनबिल्ड मतलब ये हमने उसमें उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकों को शामिल किया था। तो सिंपल सा होता है कि उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकों का योगदान होने पर तकनीकों को शामिल करना आधुनिकीकरण कहलाता है। अब आधुनिकीकरण से होता है क्या, तो फायदा इससे हमें ये देखा गया कि जो हमारा प्रोडक्शन था वो क्या हो गया, वो तेजी से बढ़ने लगा और वो जो प्रोडक्शन था वो कहीं ना कहीं बाजार की ओर आकर्षित होने लगा। और जो इसका हमारा लास्ट पॉइंट है आत्मनिर्भरता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भारत के मतलब नियोजन की दृष्टि से। कभी कभी आपको इनमें से एक एक पॉइंट को भी 2-2, 3-3 नंबर में एक्सप्लेन करवा देते हैं। तो आत्मनिर्भरता आप वर्ड को देख के समझ रहे हो, मतलब आत्मनिर्भर बनना। तो जो नियोजन का हमारा जो दीर्घकालीन लक्ष्य लॉन्ग टर्म में, मतलब ये चीज हमें लॉन्ग टर्म में प्राप्त करनी थी। तो जो उसका लास्ट उद्देश्य क्या रखा गया था, लास्ट लक्ष्य क्या था, आत्मनिर्भर। मतलब भारत को क्या रखना था, पूरी तरह से आत्मनिर्भर रखना था, बनाना था। ये किसके अंदर, नियोजन के अंदर बात कही गई थी। अब ये आत्मनिर्भर कैसे बनाना, तो आत्मनिर्भर देखो बनाने का क्यों, क्योंकि अगर देखा जाए ब्रिटिश शासन के जैसे हम आजाद हुए, स्वतंत्र हुए, ठीक, तो उसके बाद क्या होता था कि हम जो होता थे बहुत सी ऐसी वस्तु होती थी, बहुत सी ऐसी सेवा होती थी जिनको हमें क्या होता था कि बाहर से मतलब विदेशों से उसको क्या आयात करना पड़ता था। तो आयात करना किसी भी देश के लिए कहने की उसकी मतलब उसकी जो होती है मतलब नीतियों में कमी को दर्शाती है, फिर वहां पर देश का पूरी तरह से विकसित नहीं है। तो कहने की जो हमारे नीति निर्माता ने नियोजन के माध्यम से एक लक्ष्य रखा था कि जो भारत से मतलब जो बाहर से विदेशों से हम जो चीजें मंगाते हैं उनका हम क्या करेंगे, अपने घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादन करेंगे। तो जिससे क्या होगा, भारत क्या हो जाएगा, एक आत्मनिर्भर देश बन जाएगा। जब भारत एक आत्मनिर्भर बनेगा तो उसमें क्या होगा कि जो भारत के लोग होंगे वो भी कहने के धीरे करेंगे आत्मनिर्भर बन जाएगा। और ये हमारा क्या था, लास्ट पॉइंट। और हमारा जो बेसिकली नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारत में नियोजन की सफलताएं एवं उपलब्धियां। सिंपल सा क्वेश्चन का जो मतलब है कि जो भारत में जो भी प्लानिंग की गई, मतलब जो भी जैसे हमने देखा था कि पंचवर्षीय योजना 12 की 12 पंचवर्षीय योजना बनाई थी। तो भारत में जो भी प्लानिंग की गई थी, जो भी नियोजन बनाए गए थे, उससे हमने क्या अचीवमेंट हासिल की, मतलब क्या क्या हमें सफलताएं मिली, मतलब किन किन क्षेत्रों में हमने सुधार को देखा था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स है जो कहने के इन चीजों में क्या हुआ कि हमारे काफी चीजें सकारात्मक प्रभाव पड़े, फिर काफी हमने उपलब्धियां हासिल की। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है कि घरेलू आय प्लस में जो हमारे लोग जो इंडिया के विदेश में काम करते हैं उनके टोटल इनकम सम कर दोगे तो उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अगर उस दौरान देखा जाए ब्रिटिश शासन के दौरान जो बेसिकली जो हमारी राष्ट्रीय आय थी भारत की, वो बेसिकली क्या थी, जो बढ़ने की रेट थी 0.5%, जो कि बहुत ही नामात्र की कह सकते हैं, फिर बहुत ही मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। 0.5% कोई वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जैसे ही हमने क्या हुआ कि नियोजन के प्रारंभ किया, मतलब जो पंचवर्षीय योजना वगैरह हमने बनाई थी, तो उससे फायदा जो हमें अच्छा जो बेनिफिट मिला देखने को, वो बेनिफिट ये था कि जो हमारी राष्ट्रीय आय थी वो 0.5% से, ठीक है, हमारी जो 5% की दर से क्या हो गया, लगातार राष्ट्रीय आय बढ़ने लगी। ठीक, तो ये कहने की भारत के दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक बदलाव था, बहुत ही सकारात्मक चेंजेस थे। ठीक, और जो हमारा दूसरा पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रति व्यक्ति आय की कंडीशन क्या थी, तो सिंपल से कि जब राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो कहने की प्रति व्यक्ति आय भी हमारी क्या बढ़ेगी। अब प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो ब्रिटिश सरकार के दौरान जो होता था, जो प्रति व्यक्ति आय जो बढ़ती थी वो बहुत ही क्या होती थी, निम्न दर से बढ़ती थी। निम्न दर कह सकते हो, मतलब जैसे कि 0.2, 0.3 ऐसे। लेकिन जब हमने नियोजन प्रारंभ किया, मतलब योजनाएं बनाना हमने शुरू किया, तो उससे हमें जो ये देखा गया कि जो हमारे मतलब जो भारत के लोग जो जिनकी प्रति व्यक्ति आय थी वो क्या होगी, 2.7% की दर से क्या होगी, बढ़ने लगी लगातार। तो ये भी कहने की क्या था कि इससे क्या होगा कि लोगों की स्थिति में कहने की हो गया कि लोगों की आर्थिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति में भी काफी बदलाव आने लगे, लोगों का सुधार होने लगा। इससे देश में भी क्या होगी, ग्रोथ आने लगी। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है मानव पूंजी का निर्माण। ये समझना मानव पूंजी का निर्माण, सबसे पहले आपको समझना मानव पूंजी क्या होता है। देखो मानव पूंजी का सिंपल सा मीनिंग ये होती है कि एक व्यक्ति के पास उसका कितनी नॉलेज है, कितना उसका स्किल्स है, कितना वो किसी काम में एक्सपर्ट, मतलब एक कह सकते हैं एक्सपर्टीज, जैसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि आपका ज्ञान हो गया, कौशल हो गया, निपुणता। ये बेसिकली क्या, इसे हम मानव पूंजी कहते हैं।
तो पहले अगर देखा जाए ब्रिटिश शासन के मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान जब नियोजन से पहले अगर हम बात करें तो भारत में जो मानव पूंजी का जो निर्माण था वो काफी कम दर से होता है। काफी कम दर का मतलब क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखना नहीं चाहते थे, नई नई चीजों को इन्वेंशन नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो लेकिन जैसे नियोजन प्रारंभ किए गए तो बहुत सारी योजना बनाई गई, ठीक है, लोगों को रोजगार वगैरह भी दिए गए। तो कहने की इससे क्या होगा कि लोगों को ज्ञान हो गया, लोगों को कौशल हो गया, फिर और लोग कहने की किसी न किसी काम में क्या हो गया, निपुण होने लगे। तो ये भी कहता है कि हमारी उपलब्धि थी कि भारत में जो मानव पूंजी निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो क्या हो गई, तीव्र गति से बढ़ रही है। और अगला जो हमारा है उद्योगों का विकास एवं विविधीकरण, ठीक है। उद्योगों का विकास, अब देखो जब हमने प्लानिंग की थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना हमारी कब बनाई गई थी, 1956 से 1961 में। तो बेसिकली उसमें डायरेक्ट हमारा जो टारगेट किया गया था वो बेसिकली जो था हमारा वो इंडस्ट्री सेक्टर। तो सिंपल सा क्या है कि इसमें एक उद्देश्य में ये देखना, एक सफलता मिली कि जो उद्योगों का विकास था लगातार क्या होता बढ़ने लगा था। और विविधीकरण का मतलब भारत में तरह तरह के उद्योग जैसे कि हो गया मतलब लोहे की इंडस्ट्री, बनने मशीनरी हो गई, ठीक है, और जो हमारे केमिकल वगैरह वो सारे इंडस्ट्री का लगातार उनका डेवलप होती। तो इससे भी क्या होगी हमारे को एक उपलब्धि हुई। और जो अगला हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आर्थिक आधारित संरचना का विकास। ये बहुत ही सकारात्मक पॉइंट था हमारे लिए, जिसमें काफी चीजें हमें सफलताएं देखने को मिली थी। आधारित संरचना का मतलब क्या था, तो अगर नियोजन से पहले हम बात करें तो जो नियोजन से पहले अगर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो आर्थिक संरचना का मतलब आधारित संरचना का मतलब सिंपल हो गया, जैसे कि बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, सड़क हो गया, ठीक है, पर्यावरण हो गया, यातायात हो गया, संचार, ये काफी क्या थे, इन सारी चीजों की काफी कमी थी, फिर दुर्लभ थे, मतलब अच्छी तरह से पूरी तरह से पूर्ण रूप से विकास इनका नहीं हुआ था। तो कहने की जो हमें क्या कहता है कि जो नियोजन बनाए गए थे, जो प्लानिंग की गई थी पंचवर्षीय योजना के तौर पर, तो उसमें एक ये परिवर्तन देखा गया कि जो आधारित संरचना थी बैंकिंग सिस्टम को सुधारा गया, ठीक है, बैंकिंग और जो बीमा वगैरह होगा, सड़क वगैरह, तो ये सारी चीजें क्या होगी पूरी तरह से इसको बदल दी गई। तो कहने की ये सारी क्या थी कि हमारे आधारित संरचना में क्या है, सुधार है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सामाजिक आधारित संरचना का विकास। देखो ये सामाजिक आधारित और आर्थिक आधारित संरचना बेसिकली ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अगर इन दोनों का कंबाइन कर दोगे तो आधारित संरचना बनती है। तो बेसिकली जो होता है सामाजिक आधारित संरचना में उससे हम दो चीजों को शामिल करते हैं, एक हमारा जो होता है स्वास्थ्य होता है और एक हमारा शिक्षा होता है, शिक्षा। क्योंकि नियोजन से पहले देखो जो ब्रिटिश सरकार के दौरान देखा जाए जब हमने प्लानिंग की तो भारत में जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा था वो कहने की जो ब्रिटिश औपनिवेशिक वाले एजुकेशन सिस्टम मतलब इंग्लिश मीडियम की सारी चीज चल रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जो भारत में जब प्लानिंग की गई तो भारत में मतलब पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत नई नई चीजें नीतियां बनाई गई कि हाँ शिक्षा क्षेत्र का विकास करना चाहिए। तो भारत के जो भी शहरी क्षेत्र थे और जो भी ग्रामीण क्षेत्र थे तो दोनों ही स्तरों पर क्या हो गया कि एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दिया गया, बढ़ावा दिया गया। और एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ क्या कहते हैं लोगों की हेल्थ में सुधार के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स चलाए गए, ठीक है, लोगों के स्वास्थ्य को लेकर काफी मतलब जागरूकता हो गई। तो ये कहने की कहता है हमारा सामाजिक आधारित संरचना का विकास हुआ। और नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार के अवसरों का सृजन। देखो रोजगार के अवसरों का सृजन का मतलब क्या कि जब नियोजन बनाया गया तो बड़े बड़े मतलब उद्योगों का विकास हुआ, ठीक, निवेश को भी प्रोत्साहित किया गया, जिससे क्या होगा कि बाहर के लोग भी आना शुरू हो गए। तो जिससे कहने की नए नए उद्योगों की स्थापना, कंपनियों की स्थापना हुई, ठीक है, हर एक क्षेत्र में कहने के हम विकास करते हो। तो इससे जो हमें बेनिफिट ये मिला कि लोगों को क्या रोजगार मिलने लगे, मतलब लोगों को काम धंधा वगैरह क्या हुआ प्राप्त होने लगा। तो कहने की रोजगार के अवसरों में क्या हुआ सृजन हुआ। और जो लास्ट हमारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मतलब सिंपल सा होता है कि हमारा जो था पहले अगर ब्रिटिश आपको मैंने लास्ट वीडियो में मतलब जो फर्स्ट चैप्टर में जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लगभग 80% जो हमारा व्यापार होता था वो ब्रिटेन के साथ होता था। क्यों? क्योंकि हम उसके कहते हैं औपनिवेशिक थे, ठीक है। लेकिन जैसे हमने नियोजन बनाया तो हमारे व्यापार का जो दायरा था मतलब कि हर एक कंट्री के साथ क्या हो गया जुड़ गया, मतलब अलग अलग कंट्रियों के साथ। तो इससे क्या होगा जो हमारा एक अंतरराष्ट्रीय संबंध क्या था वो भी बढ़ने लगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे विकसित हुए, सभी देशों के साथ हमारी संस्कृति का प्रसार हुआ, ठीक। तो इससे कहने के हमें बेनिफिट देखने को मिला कि जो हमने नियोजन किए थे उससे हमें उपलब्धि ये मिली कि सबसे जो मिला कि हमारा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार था क्या होगा कि हर एक देश में फैलने लगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो विदेशी मुद्रा थी, विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होगा लगातार वृद्धि हुई। तो बेसिकली ये क्या हमारे जो आज का जो पार्ट था फोर्थ में ये चीज थी। और जो इस जो नेक्स्ट हमारा पार्ट आएगा वो उस पार्ट में हमारे चैप्टर को जाएगा फिनिश होगा। तो आप लोग क्या करिए वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।